थ्योरेटिकल मतलब जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो चीज दिमाग में रखना है। 9th का बेसिक भी ऐड किया हम उसमें। उसको ऐड इसलिए कर दिए कि 9th बहुत लोग भूल जाते हैं कि हम 9th पास हैं। तो आज हम लोग का नया टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि सिंपली काइनेमेटिक्स पार्ट 1 है। आजकल आई फ्लू बहुत चला हुआ है, तो आप लोग भी अलर्ट रहेंगे बहुत ज्यादा। जब भी बारिश वगैरह कम होती तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, शुरू वाला पार्ट नोट करने की जरूरत नहीं, अपने पीडीएफ से आप नोट कीजिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो पहले पढ़ चुके हैं, ये ब्रांच मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स हमने बताए हुए थे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब फोर्स अप्लाई होता है उसके कारण किसी बॉडी में जब मोशन होता है, वो ब्रांच हमारा मैकेनिक्स होता है। ठीक है, अब मैकेनिक्स को दो पार्ट पे हम लोग डिवाइड करते हैं। दो ब्रांच, एक को स्टैटिक्स कहते हैं, दूसरे को डायनामिक्स कहते हैं। एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं तो उसको स्टैटिक्स कहते हैं। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे सिंपली हम लोग स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, आप बैठे हो तो आपका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और एक फोर्स नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल को आपका वेट बैलेंस करता है, तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा डायनामिक्स कहलाता है, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन का रीजन क्या है। फिर डायनामिक्स के दो पार्ट बन जाते हैं, एक को काइनेमेटिक्स कहते हैं और एक काइनेटिक्स कहते हैं। तो यहां पर स्टैटिक्स क्या हो गया? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टेशनरी भी है लेकिन फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यदि हम लोग बिल्कुल फ्लोर पे या बेंच पर बैठे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सा फोर्स होगा? वाई डायरेक्शन वाला। वेट mg नेगेटिव वाई, नॉर्मल पॉजिटिव वाई, तो फोर्स इन इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। तो ये हमारा स्टैटिक्स हो गया। दूसरा ब्रांच डायनामिक्स क्या कहता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स ही है that deals with the study of motion of object by taking into account the cause of their changes of state or account the causes of motion। कहने का मतलब रेस्ट और मोशन के स्टेट को बदलने के लिए जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसका कॉज क्या है, यह डायनामिक्स कहलाएगा। अब डायनामिक्स के दो ब्रांच बन जाएंगे, एक को हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स और दूसरे का नाम काइनेटिक्स हो जाएगा। ठीक, अब काइनेमेटिक्स क्या कहता है? काइनेमेटिक्स कहता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के रीजन को हम नहीं बताएंगे तो वो हमारा काइनेमेटिक्स होगा। और नेक्स्ट है डायनामिक्स का ब्रांच काइनेटिक्स। काइनेटिक्स कहता है स्टडी ऑफ मोशन विच रिलेट्स टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द मोशन एंड मास। मोशन का कॉज और उसके साथ क्या हो गया? वो मास जब मूव करेगा उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स। तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स में आ जाएं जो मोशन इन वन डायमेंशन होगा। ठीक, अब यहां पर जब मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास और पार्टिकल की बात करते हैं। पॉइंट मास पार्टिकल और पॉइंट
ऑब्जेक्ट, तीनों का मीनिंग यही है। कहता सिंपली ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायमेंशनली नेग्लिजिबल है, ठीक, बहुत छोटे साइज का, 0 डायमेंशन। लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग सिंपल यही कहता है कि जब किसी भी बॉडी का साइज उसके डिस्टेंस ट्रैवल के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉलर हो, जैसे एक साइकिलिस्ट यहां से दिल्ली जा रहा है, साइकिल का साइज 1.5 मीटर मैक्सिमम। A distance traveled by the cyclist from Muzaffarpur to Delhi, 1100 kilometer. 1100 kilometer is much larger than 1.5 meter. Then the body is said to be point mass particle or point object. वही लिखा है यहां पर देखिए, if the size of a body is negligible in comparison to its range of motion, then the body is known as particle, point mass, point object. आ गया समझ में? क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और इसी में एक और चीज ऐड कर दिया, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। एक ही बात। अब एक एग्जांपल है सिंपल, कहता अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। अब सन के अराउंड अर्थ का रेवोल्यूशन, क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सन, सॉरी अर्थ अराउंड द सन, ठीक, और सन अर्थ का जो साइज है वो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द अर्थ अराउंड द सन। तो उस कंडीशन में अर्थ may be regarded as a point mass. Clear? अब जैसे a train under a journey of several kilometers, यहां से चेन्नई ट्रेन को भेज दो 3500 किलोमीटर, उसके साइज से काफी ज्यादा, तो ट्रेन में बी रिगार्डेड एज पॉइंट मास और पार्टिकल। क्लियर? क्या बात है? नेक्स्ट, अब हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, सिंपली हम लोग जान ले विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कह दो। इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इस बेंच के रिस्पेक्ट में ये बेंच नहीं कर रहा, वॉल के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, तो बेंच क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया। अब बेंच हमारा सराउंडिंग है, रूम हमारा सराउंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में हम अपने पोजीशन को बदल रहे हैं, तो हम मोशन में कहलाएंगे। तो कहता है इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम उसका नाम क्या कह देंगे? मोशन। क्लियर? अब आ जाए वन डायमेंशनल मोशन। हमने बताया था कि वन डायमेंशनल मोशन पहले बता रखा वेक्टर में, ये सब चीज वेक्टर में थोड़ा बताया था स्टार्टिंग। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब a body is said to be in one dimensional motion if only one coordinate out of 3 coordinates specifying its position changes with time। जैसे कहता है कि सिंपली हम ऐसे समझ लें कि कोई भी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो सिर्फ उसका एक कोऑर्डिनेट बदलेगा। यदि एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स का कोऑर्डिनेट ही बदलेगा आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। तो ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग इन
वन डायमेंशनल। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड पे, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, सिर्फ वाई के अलॉन्ग होगा, ठीक, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो ये सब क्या हो गए, सिर्फ एक डायरेक्शन, या तो एक्स डायरेक्शन में या अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया। इसी तरह से दो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू कोऑर्डिनेट, तो मोशन ऑफ ए बॉडी, दो कोऑर्डिनेट का मतलब प्लेन, इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर दो कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, ठीक। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर टर्न, सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल्स, सिंपली जैसे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, कहीं भी इसके पोजीशन को हम लोकेट करेंगे, मान लो पार्टिकल का पोजीशन यहीं आप लोकेट कर रहे हो, तो इसके दो कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स और वाई। इसी तरह से कहीं भी आप पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करोगे, पी डैश पर लोकेट करोगे, तो दो कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, -x लिखोगे, -y। इसलिए हमेशा दो कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसा बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अब आज इसी तरह से थ्री डायमेंशनल, तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ऐसा मोशन कब होगा, जब स्पेस में हो जाए, ठीक। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग इंसेक्ट। अब काइट का फ्लाई, काइट का पोजीशन यही है। अब ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस y को रिप्रेजेंट कर रहा, आप यहां पर हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल x हो गया, और आपके हाथ में थ्रेड है, तो ये थ्रेड क्या हो गया, z को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीन कोऑर्डिनेट इसके पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। और भी एक एग्जांपल हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जांपल, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन जिगजैग। तो उस कंडीशन में यह भी क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल। क्लियर, तो यहां पर थ्री डायमेंशन तक हो गया। अब आ जाए दो तरह का मोशन वन डायमेंशन में, एक को लीनियर रेक्टिलिनियर कहते हैं, दूसरे को ट्रांसलेटरी कहते हैं। रेक्टिलिनियर कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को हम पॉइंट साइज कंसिडर कर लें और उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, तो उस कंडीशन में उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इफ ए बॉडी या पार्टिकल जो भी कह सकते हैं, if a body is treated as point mass or a particle and its motion along a straight line, then it is said to be in rectilinear motion or linear motion. Simply एक स्ट्रेट पाथ, अब स्ट्रेट पाथ पे किसी पार्टिकल का मोशन, पाथ स्ट्रेट। अब यहां पर हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट कार को हमने पॉइंट मास मान रखा है, अब इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में, हम इसको हमेशा लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। आई बात समझ में, लेकिन कंडीशन क्या है, नहीं पॉइंट मास होना चाहिए, तभी ये रेक्टिलिनियर कहलाएगा। अब दूसरा कंडीशन आ जाएगा, पॉइंट मास नहीं हुआ तब उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन।
If an object cannot be treated as point object but moves in such a way that all of its particles move simultaneously along a straight line by shifting through equal distance in a given time, then the motion is said to be translatory motion. मतलब समझ लो, बहुत इजी है, स्टेटमेंट पर मत जाओ। एक मान लो पार्टिकल हमने आर्बिट्ररी शेप का बनाया, ऐसा ही बनाया। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक। यहां पर पार्टिकल m1, मास इसका m2, m3। अब ये पार्टिकल मूव किया, m1 मूव किया विद वेलोसिटी v1, m2 मूव किया विद वेलोसिटी v2, m3 मूव किया विद वेलोसिटी v3। चाहे वो कर्विलिन कर्व के फॉर्म में आ जाए, ऐसे भी, तब भी यहां पर बाय शिफ्टिंग थ्रू इक्वल डिस्टेंस मींस v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, ऐसा मोशन ट्रांसलेटरी होगा। कार को हम पॉइंट मास कंसिडर ना करें और कार का मोशन अगोरिया बाजार चौक से सरेगंज टावर तक ले लें। कार के बोनट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कार के ड्राइवर का, आगे वाले व्हील का, स्टीयरिंग का, गियर का, पीछे जो बॉक्स है उसका, पीछे वाले व्हील का, सबका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब जैसे सिंपली इस पेन को हम यहां से थ्रो कर दें और पॉइंट मास मान लें, तब तो ये लीनियर पाथ हो गया, सिंपल ऐसे स्ट्रेट थ्रो कर दिया। अब इसको पॉइंट मास कंसिडर ना करें तो पॉइंट मास कब कंसिडर होगा? जब इसको थ्रो कर दिया, जाके ओरिएंट क्लब में गिर गया। इसके साइज से डिस्टेंस ट्रैवल काफी ज्यादा, तब तो हो गया भाई लीनियर मोशन, क्योंकि पॉइंट मास कंसिडर कर लिया। अब कंडीशन क्या है? इसको थ्रो करके मान्या लेट आई, फेंक दिया उसके ऊपर, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल, ये सब का डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ बहुत छोटा है, पाथ बड़ा नहीं है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी। तो यही कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बट मूव्स इन सच अ वे दैट, जब ये मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियस, सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं। कार चल रही तो कार का बोनेट भी मूव कर रहा है, स्टीयरिंग भी, ड्राइवर का, कार का व्हील भी मूव साइमल्टेनियसली बाय शिफ्टिंग थ्रू इक्वल डिस्टेंसेस इन ए गिवन टाइम इंटरवल। सब डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करेगा, इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। आ गया समझ में? क्लियर? ये लिखने की जरूरत है नहीं, सब पीडीएफ में टोटल चीज। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, उसको नोट कर लो, इसलिए हम पीडीएफ पहले भेज दिए थे इसका। इसे बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो जल्दी क्विक हो जाएगा, इसलिए पूरा 9-10 का बेस भी डाल दिया है, जिसकी हमको जरूरत कम है। चल, अब आ जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलरेडी जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो सिंपली मान लो हम एक पाथ की बात कर लेते, एक पार्टिकल ए से बी मूव किया,
थ्रू दिस पाथ ए सी बी। तो डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली अलोंग द सरकमफ्रेंस, तो पाई आर हो गया डिस्टेंस यदि रेडियस इसका आर है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज डायमीटर इनिशियल और फाइनल के बीच। मान लो हम एक पाथ ए टू बी जाए फिर बी टू सी जाए, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए सी शॉर्टेस्ट पाथ। इसी तरह से पार्टिकल का मोशन यहां से ग्राउंड से अब किसी पॉइंट बी तक गया थ्रू हाइट एच, ठीक, और फिर ये वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एच प्लस एच 2h हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। जब भी इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर? 100%। अब इसी को हम पॉइंट वाइज लिख चुके हैं। पॉइंट वाइज देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग देखें। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। इसका मतलब डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। इक्वल तभी होगा जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, but displacement can be negative, positive or zero. ठीक, for a moving particle distance can never be negative or zero, while displacement can be. जब इनिशियल फाइनल कोइंसाइड कर जाएगा तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस दैट बॉडी आफ्टर मोशन हैज कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये इसका मतलब। फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड, एक ही वैल्यू होगा शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करेगा एक्चुअल पाथ और इसके बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे। यहां से हम सेरेगन्स टावर गए, वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल यहां से कल्याणी का अलग, कल्याणी से सिरागंज का अलग, सिरागंज से वापस कल्याणी का अलग। हो सकता है कि हम बीच से कर्व होते हुए आए, हो सकता है हम घूम करके आए, तो हर जगह पे डिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है। क्लियर? फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। जब भी टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। विद द पासेस ऑफ टाइम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर? डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। अब यहां से हम गए कल्याणी, कल्याणी से वापस आ रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वापस हम इनिशियल पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, और भी कम होता जा रहा है। क्लियर? इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, however it can be if however it can be so if the motion is along a straight line without change in direction। इसका मतलब 0 तभी होगा जब यूनिफॉर्म होगा। आ गया समझ? अब आ जाए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपनी कॉपी को निकाल लिया जाए, और हम ऑलरेडी वेक्टर पढ़े हुए, इसलिए वेक्टर एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, सिर्फ वेक्टर मेथड से बनाना इजी पड़ेगा, एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन। चलो फाइंड करो तो देखो तो क्या रिजल्ट आता है। आगे आंसर बहुत इजी है, क्विक बनाओ। ऐसे सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपली अभी हमने कहा वेक्टर मेथड यूज करो ना। ये आप नॉर्थ बना लो, ये साउथ बना लो, ये ईस्ट बना लो, ये वेस्ट बना लो। अब कहता है 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये तो ऑब्वियसली ईस्ट को हम लोग एक्स एक्सिस मान ले तो मीन्स आई कैप। तो सिंपल, एस वेक्टर इज इक्वल टू पहले आ गया 8 आई कैप प्लस 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जेड एक्सिस, तो क्या बन गया 10 के कैप। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 64 100 164 देखो कितना आता है। वो आंसर बेबी वो हो सकता है, हाँ इतना ही, वो आंसर हो सकता है इधर उधर चेंज कर गया होगा, प्रिंट वो कमांड अलग जाता है तो उस कारण से एरर भी आ गए होंगे। यही आएगा आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं। वो एक्चुअली ईस्ट है और फिर उसका नॉर्थ है, फिर वर्टिकली अपवर्ड है, इस कारण से वो वैल्यू आया। उसमें नॉर्थ वाला पार्ट इरेज हो गया क्वेश्चन बाय मिस्टेक, इसलिए 10√2 है आंसर, यही आएगा 164। ठीक है, चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ then 20 meter towards east, then find displacement। बहुत इजी, नॉर्थ को हम लोग वाई एक्सिस मान ले तो 10 j कैप, ईस्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस 20 i कैप, इसका आएगा ना। हाँ वही हो सकता है, इंटरचेंज हुआ होगा। चले तो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर मान ले, एक मिनट चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। 10 नॉर्थ के लिए हम लोग जे कैप कर रहे हैं और 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 100 हो गया और ये कितने हो गए भाई 400 √500 कितना आएगा एग्जैक्टली देखो तो रूट में 10 एग्जैक्टली रूट निकाल के देखो ना मोबाइल से। हाँ ठीक है, इतना ही आ रहा है। चलिए ये वाला ठीक है, उसमें एरर था। 20.5 मीटर, 22.5
ठीक, नेक्स्ट आ जाए, बहुत इजी, बस एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? देखो कितना आ रहा है। देखो सिंपल है, 40 सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो आर है। अब इसको टोटल हम करें तो 2 मिनट मतलब 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 80 सेकेंड आ गया। हाँ, कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, अच्छा वन राउंड, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, नॉट डिस्टेंस। हमने कहा कि फॉर वन कंप्लीट ट्रैक, एक कंप्लीट ट्रैक कर रहा है तो उसको लग रहा 40 सेकेंड और टोटल हमारा 80 सेकेंड है। सॉरी 120, 60 प्लस 120 आ जाएगा। हाँ ठीक ठीक, हमने ध्यान नहीं दिया था, हमको लगा। तो ये हमारा हो गया 120 प्लस 20, 140 सेकेंड। अब 40 सेकेंड का इंटरवल, एक कंप्लीट राउंड, तो 40 का मतलब ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया। तो 3 राउंड के लिए तो 0। अब 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, हाफ हो गया। तो हाफ में कितना होगा, ये सिंपली मान लो एक साइकिल का व्हील है, ऐसे ही मान लेते हैं। अब साइकिल के व्हील के ये स्पोक्स है। अब यहां से मोशन स्टार्ट किया, ये ए बी है, ये सी डी। अब यहां से स्टार्ट करो, पार्टिकल यहां पहुंचा, देखो ध्यान से, इस तरह से इसका पाथ हो रहा है। अब ये ए बी यहां आ गया और सी डी यहां आ गया। ठीक, फिर उसके बाद ये ए बी यहां और सी डी यहां। तो ये पाथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आर, और ये आर कितने बन गए, ये 2r। आया समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. और फिर इसको कंपेयर करना है, एक ट्रैक को फॉलो कर रहा है, ठीक, यहां से स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, लेफ्ट टर्न, कितना एंगल 60 डिग्री।
अगेन लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, अगेन लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, अगेन लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, अगेन लेफ्ट टर्न 60 डिग्री। है? बोलो। अब पहला टर्न कहां से स्टार्ट किया? यहीं से हम शुरू किए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। कहां से कहां के बीच का डिस्टेंस निकालना? फर्स्ट at the third, sixth and eighth turn. तो थर्ड टर्न मतलब यहां तक जाना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो पहला हमारा थर्ड एडी चाहिए। पहले इसको ज्वाइन कर ले, ध्यान दो। अब ये लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसको नाम दे दो एम। ये कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। ये भी कितना एंगल बनाएगा? 60। ठीक, गौर से देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये कितना बनाया? ये कितना एंगल बनाया? थर्टी। कंफर्म? चलिए, अब यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये बाइसेक्ट करेगा इसको, ये भी 30 होगा। ये हमारा कितना है? ये 90 डिग्री है। इसका नाम दे दो एल पी। अब ए एल एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। इसका मतलब ए एल इज इक्वल टू ए बी साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है? 500। साइन 30 कितना? 1/2। कितना आ गया? 250 मीटर। इसके पैरेलल ये लाइन है, तो पीएल बिकम्स 500 मीटर। डीपी बिकम्स सीडी का साइन कंपोनेंट। सीडी कितना? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो सीडी साइन 30 डिग्री। सीडी का वैल्यू कितना? 500 का साइन 30, ये भी कितना आ गया? 250। फाइनली थर्ड टर्न मींस ए टू डी is equal to AL plus LP plus PD। AL कितना है? AL देखो कितना फाइंड किया? 250। LP कितना? 500। PD कितना? 250। It becomes 1000 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर। फिर कौन सा पूछा है? 6। 6 टर्न कौन सा है? बोलो।
6 वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये पहले लिख दिया है, ये 6 टन का है। चलो उसके बाद 8 कहां पर है, मतलब ए से सी चाहिए, 8 टर्म ए टू सी। ए टू सी का मतलब ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम इन टू सी। ए एम कितना हो गया, ए एम देखो, ए बी का साइन 60 कंपोनेंट, ए बी का साइन 60 कंपोनेंट। एम एम सी कितना आ गया, सी बी का साइन कंपोनेंट, सी बी साइन 60, ए बी कितना 500, ये कितना √3/2, ये कितना 500 √3/2, कितने आ गए 1000 इंटू √3/2, कितना आ गया 500 √3। क्लियर, आ गया समझ में निकालने का तरीका। चले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आज थोड़ा टाइम कम है। मंडे को फर्स्ट वर्किंग डे होता है ना, और इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लोगे अभी बैठ के, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, क्विक हो जाएगा ये चैप्टर। चलो कल हम लोग आगे बढ़ते हैं।